हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। ये पहली बार है कि आपको इतने सारे रिएक्शंस, रिएजेंट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप धीरे धीरे इन्हें टाइम देकर याद कर लेते हैं तो ये आपको ज्यादा दिक्कत कॉज नहीं करेगा। इसके साथ ही अगर आप इसी चैप्टर में सभी रिएक्शंस को ढंग से समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में थोड़ी दिक्कत कम होगी। इसके साथ ही जो एग्जाम हम लोग केवीपीवाई की तैयारी कर रहे हैं उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस डायरेक्टली रिएक्शन बेस्ड होते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी बिना मैकेनिज्म की चिंता किए सीधे रिएक्शन को याद कर लें। रिएक्शन किस कंडीशन में होता है, कौन से रिएक्टेंट्स लगते हैं, कौन से रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं, और डायरेक्टली आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी पर बेस्ड आएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितने रिएक्शंस मैं आपको आज देने वाला हूं उसके बाहर से आपको थ्योरी इस चैप्टर में नहीं पूछी जाएगी इस एग्जाम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एल्केन्स। एल्केन्स में हमें पढ़ना है सबसे पहला प्रिपरेशन, किस तरह से इन कंपाउंड्स को, इस क्लास ऑफ कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो इसका प्रिपरेशन सबसे पहले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। जैसा हम जानते हैं कि एल्केन्स सैचुरेटेड होते हैं, मतलब इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है जो कि उस कंपाउंड में जुड़ सकता है उन कार्बन्स के साथ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन्स आते हैं, एल्काइंस आते हैं, उनके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इन एल्कीन्स और एल्काइंस को यूज करके हम एल्केन बना सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, एल्केन में हाइड्रोजन की मैक्सिमम नंबर प्रेजेंट होती है जो कि हो सकती है, एल्कीन्स में उससे थोड़ा कम होता है। इसी को हम लोग यूज करते हैं एल्केन को बनाने के लिए। जैसा हम लोग देख सकते हैं, एल्कीन्स के साथ हम लोग हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, मतलब एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करके उस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हम लोग सैचुरेटेड बना देते हैं, मतलब एल्केन बना देते हैं। यहां पर आपको रिएजेंट याद रखना जरूरी है कि H2 के साथ हम लोग Na या Pd को यूज करते हैं, निकेल या पैलाडियम के कैटलिस्ट को यूज करते हैं। ये दोनों मेटल सरफेस प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए। जैसे ये दोनों मेटल्स में हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है और इसके ऊपर से कार्बन का ये डबल बॉन्ड टूटकर यहां इनके साथ बॉन्ड बना लेता है और इसके प्रोसेस से ही हाइड्रोजन्स जुड़ जाते हैं एल्केन्स बनाने के लिए। अगला है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। आपको इन कंपाउंड्स के बारे में अभी बहुत ज्यादा पता होने की जरूरत नहीं है, हम इनके ऊपर भी आगे डिस्कशन करेंगे। ये अलग चैप्टर्स ही हैं एल्काइल हैलाइड्स के ऊपर। अभी आपको पता होना चाहिए कि एल्काइल हैलाइड्स RX टाइप के कंपाउंड्स को बोलते हैं। यहां मतलब एक ऑर्गेनिक पार्ट होता है और इससे अगर डायरेक्टली एक X, जहां पर ये हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इसे एल्काइल हैलाइड कहा जाता है। इस एल्काइल हैलाइड को हम लोग अलग अलग तरह से यूज करके बना सकते हैं एल्केन्स। सबसे पहला मेथड है इसको रिड्यूस करके। हम जानते हैं कि रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं। तो NaBH4, LiAlH4, PH3, SNH, ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। इन तीनों से हाइड्रोजन निकलता है बाहर और इस X- को रिप्लेस करके यहां RH बना देता है। सिमिलरली हम लोग HI प्लस रेड फॉस्फोरस को भी यूज कर सकते हैं। आपको याद रखना होगा कि HI प्लस रेड फॉस्फोरस आपको जहां भी दिखे, ये आपको अगर जहां भी दिखे वहां पर आपको रिडक्शन करानी है, मतलब हाइड्रोजन जोड़ देना है कंपाउंड के अंदर। ये अच्छे अच्छे कंपाउंड्स को भी रिड्यूस कर देता है। तो आपको याद रखना है कि एल्केन्स बनाने के लिए इस रिएजेंट का भी यूज होता है। आगे हम लोग देखें तो Zn के साथ अगर H+ यूज किया जाए तो इससे भी रिडक्शन हो जाती है। जैसा मैंने आपको बताया, अभी आपको मैकेनिज्म पर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप बस याद रखें कि अगर जिंक को एसिडिक मीडियम में इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराया जाए, अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्ट कराया जाए, तो वो अल्काइल हैलाइड्स चेंज हो जाते हैं एल्केन्स के अंदर। अगला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट Mg और ईथर को यूज करके बनाया जाता है। तो हम लोग RX को जब Mg और ईथर से रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ R-, Mg2+ और X-, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। जैसे हमें पता है कि NaCl में Na+ और Cl- होता है, उसी तरह से यहाँ Mg2+, X- और R- के फॉर्म में ये कंपाउंड बना हुआ है। इसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम लोग पानी में डाल दें तो हमें एक एल्केन और Mg का एक आयोनिक कंपाउंड मिल जाता है। आगे हम लोग देखें वुड्स रिएक्शन।
आपको इन रिएक्शंस की जो नाम है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस रिएजेंट याद रखें, क्योंकि ये रिएक्शंस नेम रिएक्शंस के नाम से जानी जाती हैं। और नेम रिएक्शंस के बारे में आपको आगे ज़्यादा पढ़ना होगा, थोड़ा आप जब 12th में जाकर ऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे। लेकिन अभी केवीपीवाई में आपसे नाम नहीं पूछेगा रिएक्शन का, आपको बस पता होना चाहिए कि जब हम लोग RX को Na के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ RR बन जाता है, जो कि एक एल्केन होता है। Na क्या करता है कि RX का जो X माइनस है उसको लेकर NaX बना देता है। जैसे ऊपर RX जब Mg से रिएक्ट किया था तो Mg2+ होने के कारण यहाँ MgX माइनस बना था, वैसे ही यहाँ Na X माइनस के साथ रिएक्ट करके NaX बना देता है। आगे है कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस भी वुड्स रिएक्शन जैसा ही है। कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या होता है, हम पहले लिथियम से रिएक्ट करवाते हैं। लिथियम से रिएक्ट करके ये LiR और LiX बना लेता है। फिर जो LiR वाला पार्ट होता है उसको CuX से फिर रिएक्ट करवाते हैं। इसमें फिर से जैसा हमने ऊपर देखा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जैसा बन गया था बीच में इंटरमीडिएट, उसी तरह का R2 माइनस Cu प्लस और Li+ बन जाता है। इस R2 Cu प्लस Li माइनस को जब हम लोग RX से रिएक्ट करवाते हैं तो 2RR' बन जाता है। तो आपको मेन यहाँ समझने वाली चीज़ क्या है कि अगर आपको RX के साथ Li और फिर CuX रिएक्शन करता हुआ दिखे तो आपको RR' बना देना है। आपको इस तरह से ये रिएक्शन दी हुई होगी। RX सबसे पहले स्टेप में आपको Li, दूसरे स्टेप में CuX और तीसरे स्टेप में मान लीजिए R' दे देता है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर RR' बना देना है। इस तरह से एल्केन का फॉर्मेशन होता है कोरे हाउस सिंथेसिस से। अगला है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड जैसा मैंने आपको बताया था, HI प्लस रेड फॉस्फोरस जहां भी हो आपको रिडक्शन करा देनी है पूरी तरह से। यहाँ पर भी रिडक्शन कर देता है ये एसिड का। जैसा आपको पता है COOH ग्रुप एसिड ग्रुप होता है और इस एसिड को ये रिड्यूस करके RCH3 मतलब यहाँ से H2O हटाकर यहाँ 3 हाइड्रोजन जोड़ देता है। आपको मैंने बताया था कि जहां भी आपको HI प्लस रेड फॉस्फोरस मिलेगा आप डायरेक्टली वहां पूरी तरह से रिडक्शन करा दीजिएगा। अगला है कि अगर आपको ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड दिया जाए, इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे, कीटोन्स और एल्डिहाइड्स कहते हैं इन्हें अगर ZnHgHCl या NH2NH2KOH से रिएक्ट कराया जाए तो ये भी एल्केन्स दे देते हैं। क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन होता है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हट जाता है और इसके बदले 2 हाइड्रोजन एटम्स उससे आकर जुड़ जाते हैं। आपको ये याद रखना है कि इसे ZnHgHCl या फिर NH2NH2KOH अगर दिया हुआ हो तो इसमें आपको एल्केन बना देना है। अगला है डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन करने का पहला मेथड है सोडा लाइम। सोडा लाइम आपको इसी तरह से दिया हुआ होगा, NaOH प्लस CaO को, इसके मिक्सचर को सोडा लाइम कहा जाता है। इसे अगर आप RCOOH में डालें तो आपको डायरेक्टली RH मिल जाता है। जैसा हम लोग देख सकते हैं RCOH, इसमें से अगर हम लोग COO को हटा दें तो इसे ही डीकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। मतलब -CO2 कर दिया जाए तो डायरेक्टली यहाँ RH बन जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि आपको फिर से यहाँ पर RCO- टाइप का कोई कंपाउंड दिया हुआ रहेगा। RCO- यहाँ माइनस के साथ हो सकता है Na+, K+ टाइप की आयंस को जोड़कर आपको दिया जाए, लेकिन अगर इसको इलेक्ट्रोलाइज अगर आप कर दें तो यहाँ से भी COO निकल जाएगा और R दूसरे R के साथ मिलकर RR बना देगा। आगे हम लोग देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्केन्स की क्या क्या होती हैं। तो C1 से C4 मतलब एक कार्बन से अगर 4 कार्बन तक हो तो वो कंपाउंड्स गैस होती हैं। C5 से C17 लिक्विड्स और C18 के आगे वो कंपाउंड सॉलिड बन जाती हैं। जैसा हमें पता है कि जितना बड़ा साइज होगा कंपाउंड का उतना ही ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेज जो कि वीक फोर्सेज होते हैं वो लगते हैं। उन फोर्सेज के कारण ही ये जो स्टेट में आपको डिफरेंस दिख रहा है वो अराइज होता है। अगला है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे आप कार्बन का नंबर बढ़ाते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी अभी वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ती हैं जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है, क्योंकि साइज बढ़ते जाता है तो आप वैन डर वाल फोर्सेस जो होती हैं वो भी इंक्रीज करती जाती हैं। इसी इंक्रीज के कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है।
और अगर ब्रांचिंग बढ़ा दी जाए किसी कंपाउंड में तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। मतलब पहले अगर आपके पास 4 कार्बन की सीधी ब्रांच थी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा अगर आपको एक ही कार्बन पर 2 जुड़े हुए हों। मतलब यहाँ पर एक ब्रांच क्रिएट हो गई तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सिमिलर चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं डेंसिटी में भी, कि डेंसिटी जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है डेंसिटी बढ़ती जाती है और ब्रांचिंग के कारण डेंसिटी कम हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट में मास के प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट। जैसे अगर 4 कार्बन आपको दिए हुए हों और अगर उसके सामने 3 कार्बन हो तो 4 कार्बन वाले का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा 3 कार्बन वाले से। अगला है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी हमने पढ़ा था पहले कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स में पोलैरिटी नहीं होती है। हमने पढ़ा था कि कैसे कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑलमोस्ट सेम होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स में ये और कैंसिल हो जाता है इसका इफेक्ट, और इसीलिए ये कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं और ये डिजॉल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। H2O एक पोलर सॉल्वेंट है, इसीलिए ये H2O में डिजॉल्व नहीं होते हैं। अगला हम लोग पढ़ते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला है क्रैकिंग। क्रैकिंग होता है एक जब हम बड़े चेन को छोटे छोटे चेन्स में डिवाइड कर देते हैं, क्रैक कर देते हैं, तो उसे क्रैकिंग कहा जाता है। ये जनरली देखा जाता है जो फ्यूल्स हम यूज करते हैं पेट्रोल डीजल जैसे, वो छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स में टूट जाते हैं और इसके लिए एक एंटी क्रैकिंग एजेंट डाला जाता है उसके अंदर। आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे या फिर आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी कि कैसे एक एंटी क्रैकिंग एजेंट डाला जाता है उस कंपाउंड के अंदर ताकि वो छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स में डिवाइड ना हो जाए। आगे है हैलोजनेशन। हैलोजनेशन हम कह सकते हैं एल्केन्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हैलोजनेशन में क्या होता है कि जब भी हम एल्केन्स को इन हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करवाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, H न्यू दिया हुआ हो, ये जनरली रिप्रेजेंट करता है आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन्हें, तो ये सनलाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। इसे हम लोग हीट की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। अगर आपको हीट दिया हुआ हो ऐसे रिएक्शन के ऊपर तब भी यही रिएक्शन होगी। तो इसमें क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। जैसा आपको पता है कि फ्री रेडिकल्स क्या होता है, कार्बन के ऊपर या किसी भी क्लोरीन के ऊपर जब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे इसे फ्री रेडिकल कहा जाता है। तो हैलोजनेशन में क्या होता है कि ऐसे ही फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि कभी भी अगर एक फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया तो वो आगे चलकर बाकी फ्री रेडिकल्स भी फॉर्म करना चाहेगा। जैसा हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले चेन इनिशिएट होता है। यहाँ एक चेन रिएक्शन होती है, मतलब एक रिएक्शन के बाद दूसरी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करके रिएक्शंस होती रहती हैं। तो चेन रिएक्शन इनिशिएट होती है क्लोरीन की ये बॉन्ड टूटने से। हमें पता है कि जब दो सिमिलर एटम्स मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं तो वो नॉन पोलर बॉन्ड होती है, मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वली डिवाइडेड होते हैं। तो जब भी हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाते हैं। इससे बनता है फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल आगे एल्केन से रिएक्ट करता है, ये दूसरा फ्री रेडिकल बना देता है यहाँ पर और HCl बना देता है। अब जो दूसरा फ्री रेडिकल बना वो फिर से क्लोरीन से रिएक्ट करता है। जैसा मैंने आपको बताया एक फ्री रेडिकल हर बार कोशिश करेगा दूसरे फ्री रेडिकल को बनाकर उससे रिएक्ट करने का। तो इस फ्री रेडिकल ने इस क्लोरीन की बॉन्ड को तोड़ा और CH3Cl बना दिया और दूसरे फ्री रेडिकल को रिलीज कर दिया। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक चेन टर्मिनेट ना हो जाए। चेन टर्मिनेशन में क्या होता है कि Cl मिलकर Cl2 बना ले, CH3Cl मिलकर CH3Cl बना ले, CH3CH3 मिलकर CH3CH3 बना ले। तो हो क्या रहा था देखिए, शुरुआत जब हुई रिएक्शन की तो वहां पर बहुत ज्यादा CH4 और बहुत ज्यादा Cl2 होंगे। अब 2-4 फ्री रेडिकल्स बने, उसके बाद फ्री रेडिकल्स का नंबर बढ़ने लगा। फ्री रेडिकल का नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसके नंबर्स कम हो रहे होंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो कि फ्री रेडिकल के हिट करने की कम होती चली जाएगी। इस तरह से क्या होगा कि जो रिएक्शन आगे जैसे जैसे बढ़ेगी उस रिएक्शन के बढ़ते बढ़ते ये प्रॉपर पूरे कंपाउंड्स कम होते चल जाएंगे और फ्री रेडिकल बढ़ता चला जाएगा। इसी से जब आगे के स्टेजेस में हम लोग पहुंचेंगे तो ये फ्री रेडिकल्स एक दूसरे से रिएक्ट करना शुरू कर जाएंगे और जो चेन रिएक्शन शुरू हुई थी बहुत ही पहले
वो रिएक्शन अब खत्म होने लगेगी टर्मिनेशन वाले स्टेप आने से। हैलोजनेशन में कौन से कार्बन पर हैलोजनेशन होगा उसके लिए कुछ हम कह सकते हैं कि फैक्टर्स काम करते हैं। तो सबसे पहला प्रोबेबिलिटी फैक्टर और दूसरा रिएक्टिविटी फैक्टर। इसको आपको स्पेशली ध्यान में रखना है जब आप क्लोरीनेशन कर रहे हो। क्लोरीनेशन में देखिए रिएक्टिविटी 3 डिग्री की 5, 2 डिग्री की 3.8 और 1 डिग्री की 1 होती है। यहाँ हम लोग 1 डिग्री को रेफरेंस मानकर इसके प्रपोर्शन में बाकी दो फैक्टर्स बताए हैं। तो रिएक्टिविटी 3 डिग्री की 5 होती है, 2 डिग्री की 3.8 और 1 डिग्री की 1। तो इसके बाद इसे हम प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके बताते हैं कि आखिर कौन सा कार्बन हाइड्रोजनेट होगा। तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ कह सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर CH3 CH3 और इसके साथ एक और CH3 यहाँ और यहाँ एक H जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि टोटल 9 हाइड्रोजन्स ऐसे हैं जो कि 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं और एक हाइड्रोजन ऐसा है जो कि 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पर ये तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर हो गए कि 9 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन। अब हमें इसे रिएक्टिविटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। 9 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को हम लोग 1 से रिएक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 × 1 9 और 1 × 5 5। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरीनेशन के जो चांसेस होंगे वो 1 डिग्री कार्बन पर होने के ज़्यादा होंगे, क्योंकि 9 तो है, मतलब 9 हाइड्रोजन्स तो हैं 1 डिग्री के, उसे 1 से मल्टीप्लाई करना होगा और दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें बताना होगा कि किसके साथ रिएक्शन होगी। तो ये आप ध्यान में रखें। हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपको इसी तरह से कैलकुलेट करना है कि 9:5 के रेशियो में होगा 1 डिग्री और 3 डिग्री की रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी। आगे हम लोग बढ़ें। ब्रोमिनेशन में ऐसी दिक्कत नहीं आती है। ब्रोमिनेशन क्या होता है? हाईली सेलेक्टिव होता है। ब्रोमिनेशन में आप देख सकते हैं 1600, 82 और 1, मतलब 3 डिग्री के रिएक्ट होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। आप कितने भी हाइड्रोजन क्यों ना डाल दें, वो जो 3 डिग्री के रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा ही रहेगी। तो आपको आंख बंद करके ब्रोमिनेशन में 3 डिग्री में सबसे पहले, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री कर देना है। ये काफ़ी आसान होता है ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन के मुकाबले। आगे हम लोग देखें NBS। NBS एक रिएजेंट है। NBS भी जब आपको दिया हुआ हो तो आपको ब्रोमिनेशन कराना है, लेकिन बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बन का, मतलब जो बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन जुड़ा अगर हुआ हो तो इस कार्बन का ब्रोमिनेशन कराना है, या फिर एलाइलिक ग्रुप के साथ अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उस एलाइलिक ग्रुप के साथ वाले हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ ब्रोमीन जोड़ना होगा। आगे है SO2Cl2 भी सिमिलर काम करता है लेकिन क्लोरीनेशन के लिए। जैसा NBS का हमने बताया कि NBS ब्रोमीन जोड़ देता है ऐसे एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन्स पर, वैसे ही SO2Cl2 क्लोरीन जोड़ देता है बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बन्स पे। अगला रिएक्शन है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में समझने वाली बात यह है कि जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हम लोग डालते हैं तो ये उस कंपाउंड में प्रेजेंट सभी बॉन्ड्स को तोड़ देता है। मतलब ये कार्बन कार्बन के बीच का भी बॉन्ड तोड़ सकता है, ये हाइड्रोजन कार्बन के बीच का भी बॉन्ड तोड़ सकता है, और जितने भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले लगेंगे कार्बन्स और कंपाउंड्स बनेंगे उन सभी में एक एक NO2 ग्रुप आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसा हम लोग देख सकते हैं यहाँ 3 कार्बन्स की एक चेन थी। तो सबसे पहला कंपाउंड कैसे बना होगा? ये हाइड्रोजन हटा दिया गया होगा और यहाँ पर एक NO2 जोड़ दिया गया तो ये कंपाउंड बना था। दूसरे कंपाउंड को बनाने के लिए सेकंड से हाइड्रोजन हटाकर यहाँ NO2 जोड़ा गया। तीसरे कंपाउंड को बनाने के लिए ये तोड़ दिया गया और इससे हम देख सकते हैं कि 2 अलग अलग कंपाउंड्स बन गए। एक में NO2 इस तरफ जुड़ा और दूसरे में सिंगल कार्बन पर NO2 जुड़ा है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगला है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड टूटती है। नाइट्रेशन में हमने देखा था कि कार्बन कार्बन वाली बॉन्ड भी टूट सकती है, लेकिन सल्फोनेशन में ऐसा नहीं होता। सल्फोनेशन में आपको सिर्फ एक हाइड्रोजन हटाकर वहां SO3H ग्रुप जोड़ देना होता है और इससे आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा हमने देखा यहाँ पर सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स ही बन रहे हैं।
इसके रिएक्टिविटी की ऑर्डर 3 डिग्री, ग्रेटर दैन 2 डिग्री, ग्रेटर दैन 1 डिग्री, जैसा हमने ब्रोमिनेशन में देखा था। अगला है कंबशन। कंबशन के बारे में आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है कि कैसे एल्केन्स को जब O2 की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो CO2 और H2O बनता है। आपने मोल कॉन्सेप्ट में उसका फॉर्मूला भी देखा था कि कैसे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल सकते हैं अगर आपको एल्केन दिया हुआ हो तो। अगला है आइसोमराइजेशन। आपको बस इसमें यही याद रखना है कि जब भी AlCl3 से रिएक्ट कराया जाएगा किसी एल्केन को तो उसके आइसोमर्स सभी फॉर्म हो जाएंगे। जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रेट चेन थी पहले और बाद में यहाँ पर एक ब्रांच्ड चेन बन गई है, मतलब यहाँ पर चेन आइसोमरिज्म आ गया है। हमने GOC वाली वीडियो में इसे कवर किया था कि कैसे हम लोग चेन आइसोमरिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला है एरोमेटाइजेशन। फिर से आपको यही याद रखना है कि अगर AlCl3, Cr2O3 और हीट या फिर V2O5 और हीट या MO2O3 और हीट दिया गया हो तो आपको एरोमेटाइज कर देना है वहां पर ऐसे रिंग्स को, या फिर ये रिंग नहीं है, ये चेन है असल में, लेकिन ये रिंग बन सकती है अगर इन दो जगहों से कार्बन को जोड़ दिया जाए। होता यही है इसमें कि सबसे पहले V2O5 यहां से 2 हाइड्रोजन्स को हटाकर ये रिंग कंप्लीट कर देता है, जैसा हम यहां पर देख सकते हैं, और फिर इससे एक एक हाइड्रोजन हर कार्बन से हटाकर ये क्या करता है कि इन जगहों पर पाई बॉन्ड्स ला देता है और ये लास्टली बेंजीन रिंग बना देती है। ऐसे ही अगर आपको कोई और कंपाउंड भी दिया गया हो जो कि बेंजीन बनने का कैपेसिटी रखता है और अगर आपको ये रिएजेंट्स दिए गए हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर एरोमेटाइजेशन करके एक एरोमेटिक कंपाउंड बना देना है। आगे है ऑक्सीडेशन यूजिंग KMNO4। ये एल्केन्स में एल्केन्स का ही थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट हम लोग कह सकते हैं कि जब भी बेंजीन रिंग से कुछ भी जुड़ा हुआ हो, बेंजीन रिंग से अगर एक R ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो अगर इसे हम लोग KMNO4 से रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है एक एसिड जो कि ये होता है। आपको हर बार जब भी आपको KMNO4 बेसिक अल्कलाइन KMNO4, हॉट अल्कलाइन KMNO4 या फिर KMNO4 OH- KMNO4 हीट अगर आपको दिया गया हो तो आपको डायरेक्टली इससे ये बना देना है। यहां पर आपको एक चीज याद रखने की जरूरत है कि अगर इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन ना हो, मतलब जो कार्बन अल्फा कार्बन हम लोग कह सकते हैं जो जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, उस पर अगर हाइड्रोजन ना हो तो इसका मत कराइएगा रिएक्शन, ये रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब इस कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है इस रिएक्शन को अंजाम देने के लिए। अगला हम लोग आते हैं एल्कीन्स पे। एल्कीन्स में भी फिजिकल प्रॉपर्टीज वही है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है मास के साथ, स्ट्रेट चेन का ज्यादा होता है ब्रांच चेन से। इसकी प्रिपरेशन में फिर से वही, सबसे पहले इससे ज्यादा अनसैचुरेटेड अल्काइंस में 3 बॉन्ड्स होती हैं 2 कार्बन्स के बीच में, तो हम लोग एल्काइंस को हाइड्रोजन देकर एल्कीन बना सकते हैं। लेकिन हमने पढ़ा था कि अगर हम हाइड्रोजन देते चले जाएंगे तो एल्केन बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो जुड़ना चाहेगा ही उस कंपाउंड में, तो हमें उस प्रोसेस को थोड़ा धीरे करना होगा, थोड़ा रोकना पड़ेगा। उसी के लिए हम लोग स्पेशल रिएजेंट यहाँ यूज करते हैं PDBaSO4 H2 क्विनोलीन या फिर सल्फर के प्रेजेंस में। ये काफी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको कह सकता हूं कि करीब 50% चांस अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो यही होगा। आपको एल्कीन को हाइड्रोजनेट करके अगर अल्काइन को हाइड्रोजनेट करके अगर एल्कीन बनाना है तो उसके लिए आप ये रिएजेंट यूज करते हैं PDBaSO4 H2 क्विनोलीन या सल्फर की प्रेजेंट में। इसे लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। आपसे जैसे मैंने आपको बताया नाम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है कि लिंडलार कैटलिस्ट यूज करके हम लोग एल्काइन को एल्कीन में बना सकते हैं। ये जो एल्कीन बनता है वो सिस एल्कीन बनता है, लेकिन अगर आपको ट्रांस एल्कीन बनाना है तो फिर आपको Na इन लिक्विड NH3 यूज करना होता है। Na इन लिक्विड NH3 जब आप यूज करते हैं तो इसमें ट्रांस एल्कीन बनता है। हमने डिस्कशन किया था कैसे सिस और ट्रांस एल्कीन्स जो होते हैं वो एक दूसरे का आइसोमर्स होते हैं, और उसके बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप उसे भी जाकर एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अगला है बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में क्या होता है कि जब हम लोग किसी बेंजीन रिंग को NaNH3 की सॉल्यूशन Na प्लस लिक्विड NH3 के सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं और वो एरोमेटिसिटी लूज कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एरोमेटिक रिंग जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे और सभी कॉन्जुगेशन में थे, लेकिन यहाँ जो बना है लास्ट कंपाउंड वो उसमें
रेजोनेंस भी खत्म हो चुकी है, एरोमेटिसिटी भी खत्म, और पाई बॉन्ड्स कॉन्जुगेटेड भी नहीं रहे। ये रिडक्शन, मतलब इसे रिडक्शन कहा जाता है क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। एक और चीज़ है यहाँ पर कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो उसके पास वाले पाई बॉन्ड पर रिडक्शन नहीं होगा। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पाई बॉन्ड था, जो जुड़ा हुआ था, वो पाई बॉन्ड अभी भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो मस्ट है कि उसके पास वाले पाई बॉन्ड पर ही होगा। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड इसके साथ जुड़ा हुआ था वो पाई बॉन्ड अब गायब है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है बर्च रिडक्शन के बारे में। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए। आगे है एल्काइल हैलाइड्स। तो जैसा हमने देखा था कि एल्काइल हैलाइड से एल्केन्स कैसे बनाते थे, वैसे ही एल्काइल हैलाइड से हम लोग एल्कीन भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास एक एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है तो उसे हम लोग RO- Na+ और ROH के प्रेजेंस में, मतलब ROH हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल के साथ अगर हम लोग उसका एनायन भी ले लें तो इसके प्रेजेंस में यहाँ से HX निकल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से X और इसके बगल वाले कंपाउंड से अगर हम लोग एक H निकाल दें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगी। यहाँ पर CH2X था, CH2 बचा, और यहाँ CH2 था तो बस CH बचा, और इन दोनों के बीच एक डबल बॉन्ड आ जाती है जिसे एल्कीन हम कह सकते हैं। इसे डिहाइड्रोहैलोजनेशन कहते हैं अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि अल्कोहल और अगर वो अनायन हो तो उसके प्रेजेंस में ये डिहाइड्रोहैलोजनेशन हो सकती है। ये रिएजेंट आपको याद रखना ही चाहिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और ये रिएजेंट आप देखते ही पहचान सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। आगे है लीविंग टेंडेंसी। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि F- की कम, फिर Cl-, फिर Br- और फिर I- की लीविंग टेंडेंसी होती है। आपको पता है कि जो बॉन्ड होता है RI बॉन्ड है, ये बॉन्ड वीक होता है क्योंकि इसका जो साइज होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है F से। तो ये बड़े साइज होने के कारण जो बॉन्ड बनती है ये वाली, वो वीक हो जाती है, और इसीलिए I- निकल जाना चाहता है उस कंपाउंड से ज़्यादा आसानी से। आगे है डाई हैलाइड्स। तो डाई हैलाइड्स को भी हम लोग एल्कीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं Zn और हीट के प्रेजेंस में, या फिर NaI और एसीटोन के प्रेजेंस में। आप एक पेन और पेपर लेकर इन रिएक्शंस की सिर्फ रिएजेंट्स को याद रखने की कोशिश करें। मैं कोशिश करूंगा कि एक माइंड मैप टाइप का भी आपको प्रोवाइड कर दूं कुछ आने वाले समय में, लेकिन अभी के लिए आप याद रखें कि जब भी Zn और हीट या फिर NaI प्लस एसीटोन को हम लोग डालते हैं तो उसमें डाई हैलाइड्स कन्वर्ट हो जाते हैं एल्कीन्स में। किस तरह से कन्वर्ट होते हैं? तो जेमिनल डाई हैलाइड क्या होता है कि जब भी एक कार्बन पर ही दो हैलाइड ग्रुप जुड़े हुए हों तो उसे जेमिनल डाई हैलाइड, अगर आसपास वाले कार्बन पर दो हेलोजन ग्रुप्स जुड़े हैं तो उसे विसिनिटी में होने के कारण उसे विसिनल डाइहैलाइड कहा जाता है, और अगर बीच में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स हैं तो उसे पॉलीमिथाइलीन डाइहैलाइड कहा जाता है। इसमें जब रिएक्शन होती है तो जेमिनल में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे X, यहाँ पे X, ऐसे ही एक और जेमिनल डाइहैलाइड हम लोग ले लेते हैं और यहाँ से ये पूरा ग्रुप हट जाता है Zn के साथ मिलकर, और जो बचता है वो आपस में एक डबल बॉन्ड बना लेता है। विसिनल में क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए दो ग्रुप्स जुड़े हुए थे हैलाइड के, तो ये ग्रुप हट जाता है Zn के साथ मिलकर और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाती है। पॉलीमिथाइलीन में क्या होता है कि ये हटने के साथ ये दोनों कार्बन्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो यहाँ पर एक साइक्लिक चेन बन जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के लिए आपको स्पेसिफिकली रिएजेंट्स याद रखने हैं, और अगर आपको एक अल्कोहल दिया गया हो तो आप सीधे उसे डिहाइड्रेट करके एक एल्कीन बना दें। सबसे पहला है H2SO4 हीट, H3PO4 हीट, NaHSO4 हीट, P2O5, POCl3, Al2O3। आप क्या करें कि इन तीनों को याद रख लें। एसिडिक प्रॉपर्टीज होने के कारण अगर हम किसी एसिड के साथ हीट प्रोवाइड करें एक अल्कोहल के सॉल्यूशन में तो वो एल्कीन बना देगा, और इन तीनों को भी आप याद रख सकते हैं। ये तीनों रिएजेंट्स आपसे इस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए इन तीनों को याद रख सकते हैं, P2O5, POCl3, Al2O3 को। आगे है विटिग रिएक्शन। विटिग रिएक्शन में क्या होता है कि हमने ऊपर पढ़ा था कीटोन और एल्डिहाइड जैसे जो कंपाउंड्स होते हैं R, C,
डबल बॉन्ड O और R डैश जुड़ा हुआ, अगर उसे हम P डबल बॉन्ड C के साथ रिएक्ट करवाते हैं, उसके साथ बाकी ग्रुप्स भी जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये ऑक्सीजन निकालना है इस कंपाउंड से, और यहाँ से P और उसके साथ जुड़े हुए ग्रुप्स को निकालना है, और जो बचता है R C R डैश और इधर C R1 R2, इन दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। सॉरी, इसके साथ जो निकलता है साथ में वो ये ही ग्रुप होता है, P के साथ डबल बॉन्ड O, R3 R4 और R5। ये बाई प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन का। बाई प्रोडक्ट्स ज़रूरी नहीं होते हैं, आपको बस मेजर प्रोडक्ट याद रखना है कि अगर हम ऐसा रिएक्शन कराएंगे तो हमें एक एल्कीन मिल जाएगा। फिर से आपको विटिक रिएक्शन का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप याद रखें कि इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग एल्कीन्स का प्रिपरेशन करते हैं। अगला हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। तो फिर से आपको रिएक्शन मैकेनिज्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस याद रखें कि जब भी ऐसा NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो हम इसे CH3 से रिएक्ट करवा के इस तरह का ग्रुप बना सकते हैं। अगर हम इसे मॉइस्ट Ag2O से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें फिर से एल्कीन मिल जाएगा। होता क्या है कि मॉइस्ट और Ag2O जो होता है वो AgOH बना लेता है, तो इस AgOH से OH माइनस ग्रुप निकल जाता है बाहर, और ये OH माइनस ग्रुप ही इस रिएक्शन को अंजाम देकर एक एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। आगे हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं इसमें। तो सबसे पहला हाइड्रोजनेशन। हमने पढ़ा है कि कैसे हाइड्रोजनेशन होकर हम बना सकते हैं आसानी से एल्केन। उसके बाद है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हाइड्रेशन हम लोग एल्कीन्स की 3 तरह से करते हैं। सबसे पहला है एसिड कैटेलाइज्ड, जिसमें हम लोग H2O को एक एसिड की प्रेजेंस में एल्कीन से रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें यहाँ पर एक कार्बन पर OH और एक कार्बन पर H जुड़ते हुए दिखेगा। अगला है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो इसमें क्या होता है, इसका जो रिएजेंट होता है वो लंबा है, आप थोड़ा टाइम लेकर इसे याद कर सकते हैं। इस रिएजेंट को आप जहां देखेंगे वैसे ही आपको समझ जाना है कि ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का प्रोसेस है। आप देख सकते हैं यहाँ Hg है। Hg हम जानते हैं मर्क्यूरी होता है, और इसी के कंपाउंड के कारण क्या होता है कि पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन होता है, मतलब HgO जुड़ता है, और फिर डी ऑक्सीमर्क्यूरेशन होता है, मतलब ये निकल जाता है। इसी से यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें एक कार्बन पर H और एक पर OH जुड़ा हुआ मिलता है। अगला है B2H6 THF H2O2 OH- के प्रेजेंस में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें भी आपको एक पर H एक पर OH जोड़ना है। अभी मार्कोनिकोव रूल के बारे में हम लोग बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे, उस रूल के बेसिस पर यहाँ पर जुड़ता है, या फिर एंटी मार्कोनिकोव रूल के बेसिस पर। आपको डायरेक्टली एग्जाम में ये रिएजेंट्स देकर नहीं पूछेगा मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव। अभी आपको याद रखना है कि एक पर H और एक पर OH अगर आप जोड़ दें तो आपको हाइड्रेशन होता हुआ दिखेगा इन एल्कीन कंपाउंड्स का। अगला है एडिशन ऑफ HX। तो HX का एडिशन हम CH2Cl2 के प्रेजेंस में अगर करते हैं तो हमें यहाँ एक पर H और एक पर X जुड़ता हुआ दिखता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रिएक्टिविटी की जो ऑर्डर होती है वो HI की सबसे ज़्यादा, फिर HBr, फिर HCl और फिर HF की होती है। यहाँ पर एक इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसा मैंने आपको बात किया था कि मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव, तो यहाँ पर एक खराश इफेक्ट देखने को मिलता है। होता क्या है कि अगर HBr के साथ ROOR को डाला जाए, मतलब कोई भी पेरोक्साइड, अगर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड को हम लोग यूज करते हैं इसके साथ, तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से एडिशन होती है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारे पास जिस भी कार्बन पर ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, नॉर्मल कंडीशन में उसी कार्बन पर जाकर अगला हाइड्रोजन जुड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जिस कार्बन पर ज़्यादा हाइड्रोजन था वहाँ पर जाकर नहीं जुड़ता है अगला हाइड्रोजन, वो पोजीशन Br ले लेता है। इसी तरह से आपको इसे याद रखना है। मार्कोनिकोव रूल यही कहता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो उस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जहां पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं, और जो भी ग्रुप उसके साथ है वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम है। इसी रूल को फॉलो नहीं करता है ये HBr और ROOR का कॉम्बिनेशन। अगर हम ROOR के बिना करते तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा हाइड्रोजन वाले पे अगला हाइड्रोजन जुड़ गया आके, और कम हाइड्रोजन वाले पे Br आ गया जुड़ के। तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला है एडिंग X2।
X2 को अगर हम लोग CCl4 मतलब एक ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ऐड करते हैं तो इस तरह से एडिशन हो जाती है। ये एक एंटी एडिशन है, मतलब अगर एक तरफ से X जुड़ा है तो दूसरा X दूसरी तरफ से आकर जुड़ेगा। ये आप रिएक्शन मैकेनिज्म जब आप इसकी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा क्यों होता है ऐसा। अभी के लिए बस आप याद रखें कि एक एंटी एडिशन है। अगला है कि Br2 वाटर टेस्ट। अगर हम लोग किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जैसा मैंने आपको बताया था एल्कीन और एल्काइन को Br2 वाटर ब्रोमीन वाटर में डालते हैं तो ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाता है, मतलब ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है वो हट जाता है, कलर वाटर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है जब भी कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड उसमें डाला जाता है। इस टेस्ट की मदद से हम लोग एल्कीन्स और एल्कीन एल्काइन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आगे अगर हम लोग X2 को H2O की प्रेजेंस मतलब किसी पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ऐड करते तो क्या होता, तो इसमें क्या होगा कि एक बार तो X जुड़ेगा लेकिन उसके एंटी में OH आकर जुड़ जाएगा, ना कि X। तो ये बस आपको याद रखना है कि जब भी पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ऐसा कुछ करेंगे तो वहां OH आकर जुड़ जाएगा। अगला है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हम लोग जो करवाते हैं वो दो रिएजेंट्स हम लोग मेजरली यूज करते हैं नॉर्मल ऑक्सीडेशन के लिए, OSO4 और कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। इसमें क्या होता है कि इसमें आकर दो OH ग्रुप्स जुड़ जाते हैं दोनों कार्बन्स पर जो कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए थे पहले। और अगर हम लोग हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलाइन KMnO4 यूज कर लेंगे, जो कंपाउंड हमने पहले पढ़ा था किस तरह से हम लोग बेंजीन से जुड़े हुए एल्केन वाले कार्बन को 1 डिग्री कार्बन को किस तरह से हम लोग एसिड में कन्वर्ट करते हैं, तो वही यहाँ पर हमें देखना है कि अगर हम लोग उसी हॉट कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलाइन KMnO4 को डालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। मान लीजिए इन दोनों कार्बन्स के बीच एक डबल बॉन्ड था तो ये टूट जाएगा और जहां पर डबल बॉन्ड था वहां पर एक O आ जाएगा, मतलब यहां पर एक O, यहां पर एक O। और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर कोई H अगर लगा हुआ था पहले से तो इस H को हटाकर यहां पर OH आ जाएगा, मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन हो सकता है यहां हो जाएगा, क्योंकि हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलाइन KMnO4 काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां पर मैंने वही समझाया है कि जब भी एक डबल बॉन्ड हो और अगर एक हाइड्रोजन हो तो ये डबल बॉन्ड टूटकर डबल बॉन्ड O और OH बना लेती है। और अगर यहाँ पर कोई दूसरा ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो ये ऑर्गेनिक ग्रुप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप डबल बॉन्ड O जोड़ दें। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया है जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे यहाँ पर एक O और इस H को हटाकर यहाँ एक OH मतलब CH3COOH बन गया। सेम चीज इस तरफ भी होगी और 2CH3COH बन जाएगा। तो आपको बेसिकली यही याद रखना है कि जहां पर डबल बॉन्ड था उस डबल बॉन्ड को तोड़िए, वहां O जोड़ दीजिए, और अगर उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन था तो उस हाइड्रोजन के बदले वहां OH लिख दीजिए। अगला है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस भी सिमिलर प्रोसेस था जैसा हमने पहले देखा। तो ओजोनोलाइसिस में भी आपको बेसिकली यही करना है, आपको पहले डबल बॉन्ड तोड़नी है, वहां पर O जोड़ देना है। उसके बाद का एक स्टेप होता है या तो रिडक्टिव या तो ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, जैसा हमने KMnO4 में पढ़ा, अगर कोई H ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इस H को हटाकर यहां OH लग जाएगा ऑक्सीडेटिव में, और रिडक्टिव में इस H का H ही रहेगा। रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के जो रिएजेंट्स हैं आपको याद रखने हैं। रिडक्टिव में Zn, MES, PH3P, ये तीनों अगर आपको रिएजेंट्स दिए हुए हो तो आपको जस के तस बस ऑक्सीजन जोड़ के छोड़ देना है। और अगर H2O, H2O2, Ag2O, KMnO4 वाले रिएजेंट दिए हुए हैं तो आपको H को OH में कन्वर्ट कर देना है। अगला हम लोग बढ़ते हैं अल्काइंस की तरफ। अल्काइंस की प्रिपरेशन सबसे पहला है कार्बाइड। कार्बाइड क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कार्बाइड में इस तरह के C2-, C3-4- टाइप के आयंस बने रहते हैं और आपको सिर्फ इनमें H2O से रिएक्शन करानी होती है ताकि इनमें आकर हाइड्रोजन्स जुड़ जाएं और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्काइन टू बी मोर स्पेसिफिक बना लें। यहाँ हम लोग देख सकते हैं अगर CH2 को हम लोग 2H2O से रिएक्ट कराएं तो यहाँ HC ट्रिपल बॉन्ड CH बनाएगा और CaOH होल ट्वाइस अलग हो जाएगा। सिमिलरली Mg के साथ भी MgOH होल ट्वाइस अलग हो जाएगा और यहाँ पर ये कंपाउंड बन जाएगा।
आगे हम लोग देखें डाई हैलाइड से, डाई हैलाइड्स को इस बार अल्कलाइन KOH जैसा हमने पढ़ा था यहाँ पर एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। अगर हमें एल्कीन को एल्काइन में कन्वर्ट करना है तो हमें थोड़ा और पावरफुल रिएजेंट चाहिए होता है और उसका काम करता है NaNH2। आप याद रखें, आपको अगर डाई हैलाइड के साथ NaNH2 दिया हो तो आप सीधे उसको एल्काइन बना दें। NaNH2 के आगे भी कुछ रिएक्शंस होते हैं, तो आप याद रखें कि आपको जब भी डाई हैलाइड और NaNH2 दिया हुआ हो तो आप उसे डायरेक्टली एल्काइन में कन्वर्ट कर दें। आगे है टेट्राहाइलाइड्स। टेट्राहाइलाइड्स को Zn हीट या NaI एसीटोन जैसा हमने पहले रिएक्शन पढ़ा था वो हैलाइड्स को हटा देते हैं, तो इस तरह से एल्काइन बनाया जा सकता है। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में अगर हमारे पास इस तरह से CH में डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CO- वाला ग्रुप हो तो यहाँ से वही CO हट जाता है और यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है उसके बदले। अगला है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहला हाइड्रोजनेशन हमने पढ़ा कि दो तरह से होता है, एक BaSO4PD क्विनोलिन या सल्फर के प्रेजेंस में, या एक Na और लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में, तो कैसे हम लोग एल्कीन बना सकते हैं। और अगर उस रिएक्शन को और आगे तक चलने दिया जाए तो उस रिएक्शन से हम एल्केन भी बना सकते हैं। उसके बाद है एडिंग HX। अगर किसी कंपाउंड पे हम लोग HX डाल रहे हैं तो जो उसका X ग्रुप होगा वो सेम ही जगह पर आकर जुड़ेगा। जैसा हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर अगर पहला X आकर इस कार्बन पर जुड़ा है तो दूसरा X भी आकर इसी कार्बन पर जुड़ेगा, जैसा हम लोग इस फाइनल कंपाउंड में देख सकते हैं। यहाँ पर भी खराश इफेक्ट होता है। अगर HBr और ROOR लिया जाए तो यहाँ इस ही कार्बन पर दोनों Br आके, जो कि एंटी मार्कोनिकोव कार्बन रूल के हिसाब से होगा, तो उस कार्बन पर आकर दोनों Br जुड़ जाएंगे। अगला है एडिंग X2। X2 ऐड होता है वैसे ही एंटी एडिशन से और ये भी Br2 वाटर टेस्ट देता है। अगला है एडिंग H2O। H2O ऐड करने के लिए आपको बस यहाँ याद रखना है, सिमिलर है सब कुछ एल्कीन्स की ही तरह, यहाँ पर बस आपको याद रखना है कि एक और रिएजेंट HgSO4 चाहिए हमें एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन के लिए। और अगर हमें हाइड्रोबोरेशन कराना है तो यहाँ इस बार SiA2BH यूज करते हैं। अभी के लिए आप बस याद रख लें इन रिएजेंट्स का नाम, आपको पर्पस आगे चलकर पता चल जाएगा। होता क्या है कि ये जो रिएक्शन हम एल्कीन्स में करा रहे थे रिएजेंट लेकर, वो फीजिबल नहीं होती है अल्काइंस के केस में, इसीलिए यहाँ पर हम लोग नया रिएजेंट लेते हैं SiA2BH। ये सेकेंडरी आइसोअमाइल होता है, इसी से सेकेंडरी आइसोअमाइल से ही SiA आया है और ये इस तरह का दिखता है। आगे है ऑक्सीडेशन। तो इसकी ऑक्सीडेशन भी वैसे ही सिमिलर है। यहाँ पर भी आपको एक, मतलब मान लीजिए यहाँ 3 बॉन्ड्स हैं तो आपको 2 बॉन्ड तोड़ने हैं और उसके बदले एक ऑक्सीजन लगा देना है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं OSO4 को अगर हम लोग यहाँ लगाएंगे तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था कि OH जुड़ जा रहे थे, तो वहीं पर हमें ये इस तरफ भी करना है CH3C CH OH 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 और OH। किसी भी कंपाउंड पर अभी आप याद रख लीजिए कि 2 OH ग्रुप्स स्टेबल नहीं होते हैं। 2 OH ग्रुप अगर आपको एक कार्बन पर कभी भी मिले तो आप वहां से एक H2O निकाल ही दें। ये H और ये OH मिलकर H2O बना लेंगे और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ जाएगा। सिमिलरली ये OH और H हट जाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन पर आकर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। आपको ये याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, एक डबल बॉन्ड तोड़नी है और उसके बदले ऑक्सीजन जोड़ देने हैं आपको दोनों कार्बन पर डबल बॉन्ड लगाकर। ओजोनोलाइसिस भी सिमिलर, वैसे ही आपको तोड़ना है एक डबल बॉन्ड को और उसके बदले वहां पर ऑक्सीजन कनेक्ट कर देनी है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। हाइड्रोकार्बन्स हमने पूरी डिटेल में कवर किया है और इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक माइंड मैप टाइप का या फिर एक शॉर्ट नोट्स टाइप का दे दूं जल्द ही, और इसके क्वेश्चंस भी हम लोग कुछ दिनों में प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आप कोशिश करें कि इसकी थ्योरी को जल्द से जल्द याद कर लें और जितनी बार हो सके इसे रिवाइज करें। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हुआ।